मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा अभी हम 11th क्लास में हैं और 11th क्लास का हम एक कंटिन्यूटी टॉपिक ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था काउंटर करंट मैकेनिज्म और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ किडनी एंड रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, यानी हमारी बॉडी में वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट ऑर्गन है वो तो किडनी है ही ऑलरेडी। इसके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा, है ना। अब ह्यूमन बीइंग में या बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उन वर्टिब्रेट्स में किसी में यूरिया या किसी में अमोनिया, किसी में यूरिक एसिड, अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी बॉडी में। और किडनी भी जो है अलग अलग टाइप्स की हैं, किसी मीजोनेफ्रिक किडनीज हैं, किसी मेटानेफ्रिक किडनीज हैं, और वो उस वेस्ट को रिमूव करती हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो यही हो गया कि बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, एलिमिनेट करना, दैट इज द मेन रोल ऑफ किडनी। सेकेंड, किडनी से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज हो रहा है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, और ये हेल्प करता है हमारी ब्लड फॉर्मेशन में, यानी कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी रिलीज कर रही है किडनी, इसका मतलब इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर भी हो गया कि ये ब्लड फॉर्मेशन करवा रही है। थर्ड, आप देखिए ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, वो एक काम तो एक्स्ट्रा करेंगे ही, साथ में हमेशा ही करेंगे, और वो होगा ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। मीन्स जब बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं तो साथ साथ बॉडी में वाटर मिनरल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, और ये जो बॉडी का इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा बाय मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन, मींस वाटर और मिनरल के बैलेंस के अकॉर्डिंग वही इंपॉर्टेंट काम किडनीज कर रही हैं। तो यहाँ पर एक और काम हो गया कि बॉडी में वाटर मिनरल बैलेंस मेंटेन करना, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंक्शंस हैं किडनी के रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। इसके बाद अदर ऑर्गन्स की हम बात करें तो लीवर, नेक्स्ट ऑर्गन है लीवर। लीवर भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। देखो लीवर क्या करता है, जितनी भी हमारी डेड आरबीसीज हैं, वॉर्न आउट आरबीसीज हैं या डिग्रेडेड आरबीसीज हैं, उन आरबीसीज में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट को ये ब्रेकअप करेगा और उसको चेंज करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइल पिगमेंट्स में। कौन कौन से बाइल पिगमेंट्स होंगे, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट्स बाइल में मिक्स हो जाएंगे, है ना। बाइल के कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, तो बाइल के 2 कंपोनेंट को बना रहा है लीवर, यानी हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके कन्वर्ट करके वो बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन बाइल पिगमेंट्स बना रहा है। इसके साथ साथ जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल भी एक्सक्रीट कर रहा है हमारी बॉडी से। इसके साथ कोलेस्ट्रॉल जब एक्सक्रीट कर रहा है तो उसके साथ साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहे हैं हमारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उन ड्रग्स में जो भी पॉइजनस नेचर अगर हम है और वो पॉइजनस नेचर अगर हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है तो लीवर उस टॉक्सिक नेचर को डिटॉक्सिफाई करे। डी मतलब रिमूवल और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस नेचर। तो लीवर जो है ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। खैर, अब देखो ये क्या होगा, ये जितना भी सब्सटेंस है, चाहे वो बाइल पिगमेंट्स हैं एक्स्ट्रा, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, ये जितना भी सब्सटेंस है ये सारे के सारे बाइल में सिक्रीट हो रहे हैं, और बाइल के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएंगे, बाइल तो जाएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। तो जब ये बाइल में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहां पर जो इसको अपना रोल प्ले करना है, इसको क्या करना होगा, एसिडिक फूड का नेचर कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो ये और भी बहुत सारी चीजें बाइल में, केवल ये तो पिगमेंट है और यही सामान नहीं है, और भी बहुत सारा इसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी सब लेके जा रहा है। तो ये जब लेके पहुंचेगा इंटेस्टाइन में
तो जो बॉडी ने यूज करना है, अपना काम करना है, काम करेंगे, और बाकी जितना भी है वो सारा हमारे अनडाइजेस्टेड यानी कि फीसेस मैटर के साथ बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लीवर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है वो है लंग्स। लंग्स में देखिए, लंग्स जो है हमारी बॉडी के, वैसे देखा जाए तो लंग्स तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, गैसेस का एक्सचेंज ही हो रहा है बेसिकली यहाँ से। तो गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के बड़े दो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो फूड के ऑक्सीडेशन से दो वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। पता है ना ऑलरेडी, जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और एटीपी तो हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेंगे फर्दर यूज करने के लिए। सेल्स को रेगुलर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो तो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस बन ही रहा है, लेकिन ये दोनों जो वेस्ट है ये मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट कुछ अमाउंट में तो बॉडी में ही रह जाते हैं, सारे डिफ्यूज आउट नहीं हो पाते, बॉडी का पीएच मेंटेन करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फैसिलिटेट करवाएंगे या बफर बॉडी का मेंटेन करेंगे उसके लिए, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो लंग्स के थ्रू रिमूव होगा। और अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 18 लीटर पर आवर हमारे लंग्स रिमूव कर देते हैं, और साथ साथ 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो है पर डे रिमूव करें। क्वांटिटी का ध्यान रखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 18 लीटर पर आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर है डेटा, और वाटर का जो डेटा है वो 400 मिलीलीटर पर डे के अकॉर्डिंग एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। और ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। अगर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है तो यहाँ से वाटर जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिमूव होगा, और अगर मान लिया कोल्ड ड्राई क्लाइमेट है तो उस कंडीशन में वाटर जो है लार्ज अमाउंट में रिमूव होगा। फाइन, यानी अभी तक हमने किया है किडनी, लीवर, लंग्स। अब देखिए फोर्थ जो है वो है हमारी बॉडी में, अगर देखा जाए तो इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रही है। अब इंटेस्टाइन में तो ऑलरेडी पता है एपिथेलियल सेल्स है वहां पर, है ना, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। वैसे तो मेन काम क्या है इंटेस्टाइन का? डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना डाइजेस्टेड फूड का। अब वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उन सेल्स में जो है कुछ सर्टेन सॉल्ट्स का भी रिमूवल होता है, मतलब क्योंकि सारा मटेरियल जा रहा है इंटेस्टाइन में, तो जितना उसको एब्जॉर्ब किया उसने बॉडी के लिए यूटिलाइज किया, बाकी सारा तो वेस्ट है, एक्स्ट्रा जितना भी पहुंचा है, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल को हमारे अनडाइजेस्टेड वेस्ट यानी कि फीकल मैटर के साथ बॉडी से रिमूव करवा देगी। तो जैसे आयरन, कैल्शियम के अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, फालतू जितना भी कैल्शियम है, फालतू जितना भी आयरन है, वो फीकल मैटर के साथ रिमूव होना शुरू हो जाता है। और कई बार अगर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए, इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये बिल्कुल भी कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती। जितना भी हमारा जा रहा है वो खाने के साथ आयरन और कैल्शियम, ये सारा ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, तब उस कंडीशन में इनकी डेफिशिएंसी होगी और कोई ना कोई डिजीज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन्फेक्टिव कंडीशंस हैं तो कई बार ये जो है नुकसान भी दे जाता है एक्सक्रीशन, लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल फंक्शंस चल रहे हैं, तब एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव करेगी किसका? आयरन और कैल्शियम का। फाइन, लास्ट में देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का अब मोस्टली हम रोल यही पढ़ते हैं कि सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, उसमें लाइसोजाइम जो है एंजाइम भी सिक्रीट हो रहा है, यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी में रोल प्ले कर रही है। दूसरा जो है फूड को जो है स्लिपरी बना रही है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है क्योंकि उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी है। मेनली हम यही रोल करते हैं, लेकिन देखो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है सर्टेन सॉल्ट्स को भी एक्सक्रीट आउट करती है, और जिसमें बेसिकली मरकरी है, पोटेशियम है, आयोडीन, लेड, थायोसाइनेट, यानी इनके डिफरेंट सॉल्ट्स भी ये एक्सक्रीट आउट करती है। यानी यहाँ तक अभी हमने जो किए हैं वो क्या क्या किए हैं? अभी तक हमने डिस्कस किए थे किडनी, लंग, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या क्या रोल है एक्सक्रीशन में।
अभी हम एक और ऑर्गन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट, दैट इज स्किन। स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन प्रोसेस में? तो देखो, स्किन जो है बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स में वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इन एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि अमोनिया एक तो हार्मफुल ज़्यादा है और दूसरा ये है कि इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए थोड़ा पानी भी ज़्यादा चाहिए डिजॉल्व होने के लिए, इजीली वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाती कम पानी में। तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो है मोस्टली मोनोटैलिक है एक्सक्रीशन। अब अमोनिया को अगर बॉडी से रिमूव करना है, एक्सक्रीट आउट होना है सराउंडिंग वाटर में, तो जनरली जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है? डिफ्यूजन प्रोसेस। अब इन एनिमल्स में एक्चुअल में जो डिफ्यूजन से अमोनिया जा रहे हैं, अमोनिया के साथ साथ और क्या क्या सब्सटेंसेस जा रहे हैं उसको एक बार हम फिर से डिस्कस कर लें। एक्चुअल में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की स्किन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। एक तो है सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, जो कि स्वेट ग्लैंड्स कॉमनली हम कहते हैं, पसीना जिनसे बाहर आ रहा है। और जो दूसरी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स है सीबेसियस ग्लैंड्स। इन सीबेसियस ग्लैंड्स जो है ऑयल, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, वैक्स है या इस टाइप का चिपचिपा सब्सटेंस है, वो सारा बॉडी से रिमूव हो जाता है। यानी एक्स्ट्रा जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको वो सारे या तो स्वेट की फॉर्म में या ऑयल की फॉर्म में, सीबम की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाएंगे और बॉडी में कूलिंग मेंटेन करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर जो सीबेसियस ग्लैंड्स है, पहले इनको देखो जरा, ये एक ऑयली वैक्स लाइक सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं और उसको हम कहते हैं सीबम। यानी सीबम जो है मेन सब्सटेंस है। और मेन अगर हम कहें कि भाई इसका कॉम्पोजिशन अगर कहें तो सीबम जो है चिपचिपा सा सब्सटेंस है, ऑयली सब्सटेंस। तो लिपिड है इसमें ज़्यादा अमाउंट में, यानी वैक्सेस, लिपिड के साथ जो दूसरे सर्टेन वैक्सेस हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, कुछ स्टेरॉल्स बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स बॉडी से रिमूव हो रहे हैं, फैटी एसिड्स, यानी ये जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे बॉडी से रिमूव हो रहे हैं। किसके साथ? ऑयल के साथ। किसकी फॉर्म में? सीबम की फॉर्म में। ठीक है। अब जो दूसरे ग्लैंड्स हैं, यानी कि हम जिनको हमने पहले डिस्कस किया था, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स, ये है स्वेट ग्लैंड्स। अभी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट एक्चुअल में है क्या? हमारी बॉडी से या एनिमल की बॉडी से जो एक एक्वस फ्लूइड रिलीज हो रहा है, उस एक्वस फ्लूइड को क्या कहेंगे? स्वेट कहेंगे। ठीक है। अब यानी पसीना, कॉमनली जिसको हम पसीना कह रहे हैं, वाटरी फ्लूइड जो गर्मियों में धड़ाधड़ बॉडी से रिलीज होता रहता है। अब ये जो स्वेट है इसमें अगर देखें तो 99.5% तो है वाटर, बाकी इसमें जैसे NaCl, एक्स्ट्रा जितना NaCl है वो रिमूव होगा। यूरिया को वैसे तो चीफ यूरिया किडनी रिमूव कर देती है, लेकिन जो बच गया थोड़ा बहुत वो सी यानी यहाँ स्वेट के साथ भी रिलीज होगा। कुछ एक अमाउंट में लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोज है, कुछ एमिनो एसिड्स है, ये रिलीज हो रहे हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्किन से यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। नो, यूरिक एसिड विल नॉट बी रिमूव्ड बाय स्किन। ये स्किन से रिमूव नहीं होगा। जो भी जिसकी भी बॉडी से रिमूव होना है यूरिक एसिड, वो यूरिन के साथ ही रिमूव होगा, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट में। किडनी रिमूव करवाएंगी इसको। अब अमाउंट देखें स्वेट का, अगर स्वेट का अमाउंट लें तो अमाउंट बहुत वेरी कर रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट से लेकर और 14 लीटर पर डे तक स्किन जो है स्वेट रिमूव करती है। नेग्लिजिबल तो जनरली सर्दियों के दिनों में होगा, एसी में बैठे हैं उस वक्त जो है नेग्लिजिबल अमाउंट रिलीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट में आते हैं, गर्मी में आते हैं, और खासतौर से गर्मियों के दिनों में, तब पसीना रिलीज होना शुरू होगा बॉडी से। ठीक। अब डिपेंड ये करता है कि क्या कंडीशंस होंगी कि पसीना ज़्यादा बने और बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो। तो यहाँ पर दो ही है हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो टेम्परेचर और दूसरा एक्टिविटीज़। एक तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो बैठे बैठे भी पसीना आ रहा है, और अगर मान लिया टेम्परेचर कम है, सपोज सर्दियों में अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो भी बॉडी से स्वेट आउट होगी, नहीं स्वेटिंग रिलीज होगी। तो अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग फास्ट होगा। ठीक।
अब स्वेटिंग फास्ट होगा, पानी निकल रहा है बॉडी से, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स भी रिमूव हो रहे हैं और इस पानी के साथ साथ सीबम भी रिमूव हो रहा है, तो दोनों मिक्स होके रिमूव हो रहे हैं एक साथ साथ, है ना, क्योंकि दोनों ग्लैंड से उनके सिक्रीशन आउट हो रहे हैं स्किन में, जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनके थ्रू। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब इवेपोरेशन हो रहा है, जब हमारी स्किन से पानी रिमूव हो रहा है और बाहर टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा, तो ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होता है कि ये पसीना जो है धीरे धीरे इवेपोरेट होकर रिमूव होना शुरू होता है, यानी वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है। और जब ये वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है, यानी एटमॉस्फेयर से जब टेम्परेचर यानी एनर्जी एब्जॉर्ब की पसीने यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जब वो ज़्यादा कर लेंगे तो क्या होगा, स्किन की सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में जाना शुरू होंगे, जिसकी वजह से बॉडी पर यानी स्किन पर कूलिंग इफेक्ट भी मेंटेन होगा। तो जितना स्वेटिंग बाहर आ रहा है, यानी स्वेट बाहर आ रहा है, बॉडी जितनी ज़्यादा स्वेटिंग कर रही है उतना ही बॉडी का इंटरनल होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है, एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स रिमूव हो रहा है, और बॉडी में पसीना अगर निकल रहा है तो कूलिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, जो बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, तो अभी आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे अपने ऑर्गन्स जो हेल्प कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।